हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक कर रहे हो रिवीजन सब अपना? हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था बच्चे। और हम लोगों ने शायद आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। अगर आपने किया है तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो सबसे पहले तो इन्हीं को चेक करा देता हूँ कि आपका ठीक है कि नहीं है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 2, 3 और 6 पहले तो उसको सेम करना पड़ेगा, तभी आप न्यूमरेटर को कंपेयर कर पाओगे। तो जब मैं इसको सेम करता हूँ ना, तो हमारी रेशियो कुछ इस तरीके से बनती है, 3:2:1। B and C are to be allowed salary of 5,000 and 4,000 each per annum respectively। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 18% पर एनम कैलकुलेट होगा ऑन देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा सिर्फ, जो कि है 40, 30 एंड 20। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी अलाउड और चार्ज एज द केस में बी एट 15% पर एनम। ये एक स्पेशल केस है जहां पर उसने स्पेसिफिकली ये बोला कि करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट दो। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस पर इंटरेस्ट दोगे या लेना है या देना है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर, ओपनिंग बैलेंसेस पे इंटरेस्ट नहीं देखोगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है टू बी अलाउड और चार्ज, देना है या लेना है। अलाउड मीन्स देना, चार्ज मीन्स लेना। ये डिपेंड करेगा बैलेंसेस पर, बताऊंगा कैसे आगे। ड्यूरिंग द ईयर ए ने ड्रॉइंग की 5,000, बी और सी ने इन एडिशन टू देयर सैलरी इतना इतना ड्रॉन किया। प्रॉफिट इतना है। ऑन 1 अप्रैल 1992 बैलेंसेज है करंट अकाउंट में। देखो, ए का क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे। बी का डेबिट बैलेंस है तो उससे इंटरेस्ट लेंगे। सी का क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे। शो कीजिए पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप, ऑल्सो शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लगभग सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब मैं इसको आपके साथ एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करा देता हूं कि आपने ठीक किया है कि नहीं। आंसर नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 1993। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके अलावा आपको कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस गिवन है, तो आप दोनों बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम, क्या नाम है पार्टनर का? ABC, BC, फिर दोबारा पर्टिकुलर्स ABC। ये तो छोटा सा ही बनेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
आइए, स्टार्टिंग जो है आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से होती है और सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 55650, 55650। इसके यहाँ पे सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि दोनों पर है तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, आप जो नाम यूज करोगे वो नाम करोगे, क्योंकि करंट अकाउंट भी है तो आप करंट अकाउंट यूज करोगे। ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। अब आ जाओ जरा, इनकी क्या कैपिटल है। 18% का रेट है 40, 30 एंड 20 पे। तो 40,000 का 18%, 7200। इसके अलावा 30,000 का 18%, 5400 एंड 3600। 9 7 और 9 7 15 16, 16,200। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 54 एंड 36, 16,200। इसके अलावा सैलरी भी थी, बी और सी को सैलरी मिलती है सिर्फ 5 एंड 4,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, टू सैलरी, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। 5,000, 4,000, टोटल हो गया आपके पास 9,000। 9,000 की सैलरी होगी। और भी है कुछ। ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट है, तो देखो किसको देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस। किस किस को मिलेगा, जिन जिन का क्रेडिट होगा। किस किस का क्रेडिट है, ए का और सी का। तो आप यहाँ लिखोगे ए इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट। और जो रेट है वो रेट है 15%। 15% का रेट है, तो ए का कितना है 4,000, 4,000 का 15%, 600 रुपये। और सी का कितना है, सी का है 1,000, उसका 15%, 150 रुपये। और जो बी है ना, उसका कैपिटल विड्रॉन है। कैपिटल विड्रॉन से मेरा मतलब है उसका बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। 2,000 था, उसका 15%, 300 हो जाएगा, तो उससे चार्ज किया जाएगा। और बी और सी को, ए और सी को अलाउ किया गया और बी से चार्ज किया गया। अब मैं टोटल कर लूंगा क्रेडिट साइड का, 55,650 प्लस 300, 55,950 माइनस 16,200 माइनस 9,000 माइनस 750। तो मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30,000 टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये मैंने आपको रेशियो बताई थी ना, 3:2:1। अगर ये भी आपको देखना है कि ये कैसे आया है, तो आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। आपको गिवन है कि 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, और उनकी रेशियो है 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/6। अब जब तक कि ये नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, आप ऊपर की रेशियो कंपेयर नहीं कर सकते। इसको सेम करने के लिए क्या करो, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, कौन है सबसे बड़ा, 6, तो इसको भी 6 बना लो। कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2 से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये आ गया 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। तो रेशियो आ गया 3:1। 3:1। ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए, बी और सी में। तो ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट। 30,000 को डिवाइड करो, 15, 10, 5। अब ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन तो पूरा हो गया। अब मैं आता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है दो चार ही चीजें आती हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, 40, 30, 20, 40,000, 30,000 एंड 20,000। और क्या आता है इसके अलावा? अगर कुछ आना हो तो एडिशनल कैपिटल आता है जो कि क्वेश्चन में नहीं है। कैपिटल विड्रॉन आता है जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा जो BD है वही हमारा क्या बन जाएगा? CD बन जाएगा 40, 30, 20। यही आपका टोटल आ जाएगा। तो ये तो आपका सिंपल कैपिटल अकाउंट था। करंट अकाउंट के बैलेंस की बात करते हैं। बाय बैलेंस BD, ए का कितना है? 4,000 और सी का कितना है? 1,000। इन दोनों का क्रेडिट है, बी का 2,000 डेबिट है। टू बैलेंस BD। अब जो जो इनको मिला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 72, 54, 36, 72, 54, 36 बाय सैलरी। बी और सी को सैलरी थी, बस ए को सैलरी नहीं थी। 5,000, 4,000 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये भी सिर्फ ए को और सी को है 600, 150। अब अगर आप डेबिट साइड देखोगे तो एक का इंटरेस्ट जो है करंट अकाउंट का, बी का, वो डेबिट में भी है 300। इसके अलावा एक ड्राइंग्स का पार्ट भी है क्वेश्चन में। आपने जो ड्राइंग्स की थी एक उसका पार्ट भी है। ड्यूरिंग द ईयर ए हैज ड्रॉन 5,000। तो ए में ड्रॉन करा दो 5,000। बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,000 एंड 1,000। बी और सी को जो सैलरी थी उसके साथ साथ ऊपर से 2 और 1,000 निकाले। जैसे बी की सैलरी प्लस 2,000, 7,000। सी की सैलरी थी 4 प्लस 1,000, 5,000। आखिरी में हमारा बैलेंस CD आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो ए का कैलकुलेट करता हूँ। 7 4 11,800 माइनस 5,000 तो 6,800। यहाँ पे आ रहा है 5 और 5 10, 10,400 माइनस 9,300, 1,100। इधर आ जाओ, 3 और 1 4 और 4 8, 1,3600, 4,000, 150 माइनस 5,000, 3,750। ये आपके बैलेंस आ गए। ये आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपने ठीक किया होगा। होमवर्क का क्वेश्चन था ये आपका। ठीक नहीं किया या किया ही नहीं तो एक बार पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट, पॉज एंड नोट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ बच्चे।
और हम लोगों ने लास्ट अपने लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये वाला, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है। 11, 12, 13 ये तीनों क्वेश्चन, बल्कि 14 तक 4 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इन्हें कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है कि भाई Aju and Baju were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:1। आपके दो पार्टनर हैं आजू एंड बाजू। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो है 4:1 इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर एम्प्लॉय साजू। और उनका एक कर्मचारी है जिसका नाम है साजू, उसकी सर्विस से खुश होकर। अब इस साजू को ध्यान रखना, साजू को क्या मिलती थी? हु वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी 2400 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो एक उसको सैलरी मिलती थी और एक उसको कमीशन मिलता था, दो चीजें उसको मिलती थी। दे took him into partnership as from 1st January 1998, giving him 1/8 share of the profit। अब हमने क्या किया, हमारा एक एम्प्लॉय था साजू जिसको सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलती थी। अब हमने उसको अपनी पार्टनरशिप बना लिया, यानी हमने उसको अपना पार्टनर बना लिया और कितना शेयर दिया? 1/8। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन to which Saju become entitled will be paid out of Aju's share of profit. Profit for the year ended 31st December 1998 amounted to 57,000, divided these between the partners। 31st दिसंबर 1998 का प्रॉफिट आपको गिवन है, आपने उसको पार्टनरशिप में लिया है 1 जनवरी 1998 को। कहानी यह है कि अब आप उसको 1/8 शेयर दोगे प्रॉफिट का, लेकिन एक कंडीशन ये है कि एनी एक्सेस ओवर इज फॉर्मर रेम्यूनरेशन। फॉर्मर रेम्यूनरेशन मीन्स एज एम्प्लॉय उसको जो भी मिलता था, एज एम्प्लॉय उसको जो भी मिलता था उससे ज्यादा उसको अब जो मिलेगा एज अ पार्टनर। तो जितना ज्यादा मिलेगा वो कहां से एडजस्ट किया जाएगा? वो आजू के प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जाएगा, वो आजू के प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जाएगा। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन। आंसर नंबर 11, साजू's शेयर एज एन एम्प्लॉय के तौर पे साजू को क्या क्या मिलता था? एक तो साजू को मिलती थी भाई सैलरी 2400 रुपये साल का। एक इसको कमीशन मिलती थी, कमीशन, और वो कमीशन मिलती थी 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है? 57। तो कमीशन मिलती थी 57 में से सैलरी माइनस करो और जो कमीशन निकाल रहे हो वो भी माइनस करना है, यानी आफ्टर है तो 5/105। 2600 की कमीशन मिलती, यानी इन शॉर्ट इसको जो टोटल मिलता वो मिलता 5000। डन है जी, एज एन एम्प्लॉय। लेकिन साजू शेयर एज अ पार्टनर, अगर हम उसे पार्टनर बना लें तो पार्टनर के तौर पर उसको क्या मिलेगा? उसको सिर्फ मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 57,000 और उस प्रॉफिट में उसका शेयर क्या है? 1/8। तो उसको मिलेगा 7125। अब जितना उसको ज्यादा मिलेगा, पहले उसको मिलता सिर्फ 5000, अब मिल रहा है 7125। तो ये जो एक्सेस है ना, ये जो एक्सेस है 2125 एक्सेस विल बी
बोन बाय, ये एक्सेस कौन उठाएगा भी, बोन बाय आजू। ये एक्सेस कौन उठाएगा, एक्सेस उठाएगा आजू। लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये लिखा बिकम एंटाइटल, जितना भी एक्सेस होगा उसे कौन उठाएगा, आजू उठाएगा। ठीक है जी, चलिए अब ये तो थी कहानी, अब हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसी का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, नहीं दिसंबर है, 1998। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट से होगी। बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 57,000 था। फिर आप यहाँ लिखना टू एज अकाउंट, ए का मतलब हो गया आजू, पूरा ही लिख लेते हैं, आजूज अकाउंट टू बाजूज अकाउंट टू साजूज अकाउंट। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना भाई, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। आप कहोगे सर जितना नेट प्रॉफिट है वही डिविजिबल है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, आईओडी ऐसा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, डिविजिबल प्रॉफिट है 57,000, बिल्कुल 57,000 है। इस 57,000 में से सबसे पहले हम दे देते हैं साजू का शेयर। अच्छा, आप मुझे बताओगे साजू को कितना देना है, फर्म को, फर्म कितना देगी साजू को। अगर आप सोच रहे हो कि फर्म देगी 7125, तो आप गलत सोच रहे हो सर। फर्म 7125 नहीं देगी, फर्म तो 5,000 ही देगी। जो फालतू पैसा है वो कौन देगा, वो आजू देगा। तो फर्म जो पे करेगी साजू का शेयर, वो 5,000 पे करेगी सिर्फ। कितना बचेगा, 52। ये जो 52 बचेगा रिमेनिंग, ये 52 कौन ले जाएंगे, बचे हुए आजू और पाजू। क्या रेशियो है, 4:1। आजू शेयर 4:1 का मतलब हो गया 4/5। बाजू शेयर 1/5 डिवाइड बाय 5, तो 10,400 इसका आ गया और 41,600 इसका आ गया। 41,600 इसका आ गया, 10,400 इसका आ गया और 5,000 इसका आ गया। अब 5,000 थोड़ी मिलने हैं साजू को, साजू को कितना मिलना है टोटल, 7,125। 2,125 की गारंटी किसने दी है, बाय आजू, ये आजू ने दी है, तब जाकर इसका 7,125 होता है। बाजू में नो चेंज, 10,400 ही रहेगा। 2,125 इसमें से माइनस हो जाएगा, डेफिशिएंसी बोन, माइनस कर दो भाई। आपके लिए तो अब अच्छी चीज़ है ना, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, तो कुछ भी हो कैलकुलेशन आपकी पूरी हो जाती है। एक बार लास्ट में इसका टोटल जरूर चेक कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि टोटलिंग में हम लोग गलती कर देते हैं। 39,475 प्लस 10,400 प्लस 7,125, बिल्कुल ठीक है जी, 57,000। नोट करो भाई, एक बार पॉज करके नोट करो।
नोट करो। नोट करो। चलिएगा, तो ये आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 11। अब कुछ इस तरीके का ही है क्वेश्चन नंबर 12 भी। ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। ए एंड बी शेयर करते हैं प्रॉफिट इस रेशियो में। सी को सैलरी मिलती थी 25,000 प्लस 5% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। सैलरी ऑफ 25 प्लस 5% कमीशन एंड कमीशन। अच्छा, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो हम इसको काट देते हैं। और क्या मिलता है उसको, या फिर उसको मिलेगा 1/7 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज लार्जर। थोड़ा सा अलग कर दिया सर। कहता है सी हमारा पार्टनर है, लेकिन सी को हम लोग या तो देंगे सैलरी प्लस कमीशन, या फिर हम देंगे उसको 1/7 शेयर ऑफ द प्रॉफिट जो भी ज्यादा है। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर, मैंने आपको बताया था लेटर का मतलब होता है जिसका जिक्र बाद में हुआ है सेंटेंस में। तो यहाँ किसका जिक्र बाद में हुआ है सेंटेंस में, 1/7 का। सैलरी कमीशन का पहले हुआ है, प्रॉफिट शेयर का बाद में हुआ है। तो एनी एक्सेस ऑफ द लेटर, अगर प्रॉफिट शेयर ज्यादा है ओवर द फॉर्मर सैलरी प्लस कमीशन से, तो वो चार्ज करना होगा किस पे, ए पे। उसका भार कौन उठाएगा, उसका भार ए उठाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर आपको गिवन है 2,87,000 आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आपका जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 2,87,000, और ये 2,87,000 गिवन है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी। सी सैलरी आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब हुआ, आफ्टर चार्जिंग का मतलब हुआ कि 287 की फिगर पे पहुंचने तक हमने नेट प्रॉफिट में से सी की सैलरी को माइनस करा है, जबकि हमें उसको माइनस नहीं करना होता। हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है बिफोर एनी चार्ज। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है, शो कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। ये सब गारंटी ऑफ प्रॉफिट में कवर होता है। आंसर नंबर 12, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो आप देख लेना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। गारंटी का क्वेश्चन होता है, एक दूसरे में से माइनस होता है, जगह ज्यादा लेता है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है तीसरे पार्टनर का, सी, सीज डेफिशिएंसी। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको फॉर्मली, क्या फॉर्मली आपको उसको क्या मिलता था, इसको मिलता था सैलरी। सैलरी मिलती थी कितनी, 25,000। और क्या मिलता था इसको, कमीशन मिलता था। कमीशन मिलता है कितना, 5% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद। तो सैलरी तो पहले से माइनस है प्रॉफिट में से, 287 आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। अच्छा 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 अच्छा, ये मिसप्रिंट नहीं था, सॉरी।
इसका कहने का मतलब ये था कि सैलरी ऑफ 25 प्लस 5% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी एंड कमीशन, सैलरी भी माइनस करनी है और कमीशन भी माइनस करना है। तो यानी कि ये आपका 5/105 हो जाएगा, 5/105, 287 डिवाइड बाय 21। चार्जिंग सी की सैलरी हो गई 25,000। तो ये आ रहा है आपका 287 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, 13,667 प्लस 25,000 तो 38,667। टोटल आपको मिलना है इसको 38,667। अब बात करते हैं कि एज अ शेयर इसको क्या मिलेगा। एज अ शेयर शेयर मिलता है इसको 1/7 ऑफ द प्रॉफिट। अब यहाँ जो प्रॉफिट लोगे ना, ये प्रॉफिट आपको 287 गिवन है, लेकिन उसमें से सी की सैलरी माइनस हो रखी है, तो वो आपको वापस ऐड करना है। मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर एनी चार्ज, उसका 1/7 है। अब नेट प्रॉफिट आएगा 287 प्लस उसकी सैलरी जो इसमें माइनस हो रखी है उसको प्लस करो, उसका 1/7 निकालो। 287 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 7, 44571। तो एज अ शेयर मिलेगा इसको 44571। अब जो भी एक्सेस है विल बी बोन बाय मिस्टर ए। अब चेक कर लो कितना है, -38,667 5904। ठीक है जी, ये आपका एक्सेस है जो कि बोन करना है। किसको बोन करना है? ये ए को बोन करना है। अब अगर मैं आपसे पहले मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट वैसे जो आपको गिवन था वो 287 था, लेकिन इसमें आप वापस ऐड बैक करोगे सी की सैलरी 25,000, 287 प्लस 25,000, 3,12,000। 3,12,000 डन हो गया यहाँ तक? बिल्कुल डन हो गया सब। अब इसमें हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है 3,12,000 को, जैसे हमने पहले किया था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है 3,12,000। उसमें सबसे पहले सी का शेयर अलग कर दो। सी का शेयर जो फर्म पे करेगी, तो फर्म पे करेगी सिर्फ सैलरी प्लस कमीशन वाला 38,667, 38,667। 273333। अब ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस किस में? ए एंड बी में, और रेशियो रहेगी 3:1। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, 68,333 इसमें आ गया, 68,333 इसमें आ गया, 3, और 2,05,000 इसमें आ गया। अब ये 2,05,000 हम उठा के लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब हम इनको तीनों को। टू एज कैपिटल अकाउंट 2,05,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट, बी में कितना डाला है हमने? 68,333।
टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी को फर्म ने कितना दिया था, 38,667 और जो डेफिशिएंसी है ये वाली, ये ए से काटो और इसको दे दो 5904 बाय एज कैपिटल, और यहाँ पर आप डाल दो डेफिशिएंसी 5904 माइनस कर दो, तो 2,05,000 माइनस 5904 199 096 68 333 38667 प्लस 5904 44571। एक बार प्लस जरूर कर लेना लास्ट में, आंख बंद करके टोटल मत लिख देना। 68,333 प्लस 199,096, 3 बिल्कुल ठीक आ रहा है। दोनों क्वेश्चन लगभग एक तरीके के ही थे, बस कहने का तरीका अलग था। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पार्टनर है जिसको इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ये भी मिल सकता है और वो भी मिल सकता है, तो उसकी डेफिशिएंसी निकालनी है। उसको सैलरी मिलती थी 25 और उसका कमीशन हमने निकाला। अब ये देखो 287 था, 287 पहले से गिवन था। अगर आपके माइंड में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर इसमें से सैलरी माइनस क्यों नहीं की, सैलरी माइनस नहीं की क्योंकि सैलरी इसमें से पहले से ही माइनस है। आपको दोबारा सैलरी माइनस क्यों करनी है, सैलरी तो पहले से माइनस है। अब मैं इसमें 25,000 ऐड करूं तो 312 आएगा, जो मैंने यहाँ किया भी, ये किया मैंने 312 आया, उसमें से फिर 25 माइनस करोगे तो 287 ही आ जाएगा। कमीशन भी माइनस करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये आ गया। ये उसको टोटल मिलता है एज अ सैलरी प्लस कमीशन। एज अ शेयर उसको क्या मिलेगा, दोनों को प्लस करो तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा ना, बिफोर सैलरी, उसका 1/7 यह मिलेगा। जो डिफरेंस अमाउंट है वो कौन देगा, वो ए देगा। ये पहला स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चन में। दूसरे स्टेप में हमें प्रॉफिट की डिवीजन देखनी होती है। टोटल प्रॉफिट बिफोर एनी चार्ज ये हो गया, उसमें से सी का शेयर ये हो गया जो कि फर्म देगी, फर्म ये वाला देगी, क्योंकि अगर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उस एक्स्ट्रा में ये वाला जो अमाउंट है वो कौन देगा, वो देगा ए। तो ये आपने माइनस किया, बाकी जो बचा उनकी रेशियो गिवन थी उस रेशियो में डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे वो लिखा और उसके बाद जो एक्सेस था वो यहाँ से काट के इसको दे दिया। सिंपल सर, नोट कर लीजिए, पोज एंड नोट, 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 पोज एंड नोट। ठीक है जी, यहां तक हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, क्या करना है इसमें हमको। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स X, Y and Z form a partnership, profit being divisible in the ratio of 3:2:1, subject to the following। टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स की डिटेल है आपके पास, एक्स वाई जेड, जिन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है और प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं 3:2:1 में। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। जेड जो पार्टनर है या जी जो पार्टनर है, उसकी गारंटी है कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में कम से कम 15,000 होगा, उससे कम नहीं हो सकता। ये तो एक गारंटी है। ये गारंटी किसने दी है, मैं कहता हूं ये गारंटी दी है, गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म ने गारंटी दी है एक पार्टनर को, ऑब्वियसली। वाई गिव्स गारंटी, अब ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। वाई गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट डेट, अब वाई जो कि एक पार्टनर है वो भी गारंटी दे रहा है, क्या, डेट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म, कहता है जो पैसा मैं कमा के लाऊंगा फर्म के लिए, शैल बी इक्वल टू, वो बराबर होगा, हिज एवरेज ग्रॉस फी, एवरेज ग्रॉस फी
ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, उसकी खुद की वाई की खुद की पिछले 5 साल की एवरेज ग्रॉस फी के बराबर वो कमा कर देगा फर्म को। वो पिछले साल व्हेन ही वॉज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन, जब वो अकेले काम कर रहा था, और वो कितना आया था 25,000। यानी वाई, मान लो मैं वाई हूँ, मैंने ये गारंटी दी है अपनी फर्म को कि भाई जब मैं अकेला काम करता था पिछले 5 साल में, एवरेजली मैं 5 साल में 25,000 हर साल कमाता था, तो मेरी गारंटी है कि मैं आज भी आपको 25,000 कमा कर दूंगा फर्म, ये मेरी गारंटी है। तो यहां पर ये जो गारंटी है ना, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू फर्म, तो दो अलग अलग गारंटी हैं। एक गारंटी जो फर्म ने दी पार्टनर को, और एक गारंटी जो पार्टनर दे रहा है फर्म को। दो अलग अलग टाइप की गारंटी है यहाँ पर। फर्म का प्रॉफिट 75 है, और जो ग्रॉस फी वाई ने कमा कर दी वो सिर्फ 16,000 थी सर। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था, पर उतना कमा नहीं पाया। कमाया सिर्फ कितना, 16,000, जबकि गारंटी कितने की थी, 25,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना सर क्वेश्चन। आंसर नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर शायद इसमें कुछ है नहीं गिवन ना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट गिवन है हमको, 75,000। लेकिन फर्म में प्रॉफिट की गारंटी थी वाई की 25,000, उसने सिर्फ 16,000 कमा के दिया, तो 9,000 मैं और उसकी कैपिटल में से काटूंगा बाय वाइस कैपिटल। 9,000 मैं और काटूंगा, क्योंकि उसने बोला था सर 25,000 कमा के दूंगा, लेकिन उसने सिर्फ 16,000 कमा कर दिए, तो 84,000 टोटल नेट प्रॉफिट होना चाहिए था फर्म का, जो कि हमने लिखा 84,000। अब इस 84,000 को आप डिवाइड करोगे टू, पार्टनर का नाम है एबीसी है कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। इस 84,000 को डिवाइड कीजिए, रेशियो आपके सामने है 3:1। तो 6 से करता हूँ 14, 28, 42। अब ध्यान से देख लो भाई, गारंटी क्वेश्चन में दो थी। एक गारंटी जो वाई ने दी थी फर्म को, वो मैंने यहाँ पर पूरी कर दी है। वाई ने बोला था कम से कम 25,000 ऐड करना है मेरे नाम का, लेकिन उसके नाम का सिर्फ 16,000 आया। अच्छा, कई बार स्टूडेंट कहता है सर पूरा 25 क्यों नहीं ऐड किया यहाँ पे। सरकार पूरा 25 इसलिए ऐड नहीं किया कि 16,000 तो इसमें इंक्लूड होगा। जो 16,000 उसने कमा के दिया वो तो नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करा होगा हमने पहले से ही फर्म ने। तो क्या कितना और उसकी तरफ से आना था, 9,000, वो मंगाया है हमने बस। अब वो भी हमने उसकी कैपिटल में से काट लिया। अब दूसरी गारंटी थी जेड की, कि जेड का कम से कम 15,000 होगा, लेकिन जेड का रह गया सिर्फ 14,000। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ जेड्स डेफिशिएंसी। तो जेड की डेफिशिएंसी आ रही है 15,000,
गारंटी थी 14,000 रुपीज 1,000, 15,000 माइनस 14,000, 1,000 की डेफिशिएंसी है टू बी बोन बाय। इसे कौन बोन करेगा? बचे हुए पार्टनर, यानी एक्स एंड वाई। किस रेशियो में? बची हुई रेशियो में। वो क्या है? 3:2। तो एक्स का शेयर आप निकालो और वाई का शेयर। 1,000 का 3/5, 1,000 का 2/5, आई थिंक 600 एंड 400। ये इनमें से काट लो। 600 इसमें से डेफिशिएंसी काट लो, डेफिशिएंसी बोन। 400 इसमें से डेफिशिएंसी काट लो। और इसमें डायरेक्ट 1,000 भी आप ऐड कर सकते हो बाय एक्स एंड बाय वाई। तो ये हो जाएगा 15। ये हो गया आपके पास 27,600। ये हो गया 41,400। ठीक है जी। लो जी 84 और ये भी 84 इधर। देख लो भाई, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने ये क्वेश्चन इस तीनों चारों तरह के क्वेश्चन जो है अपना 12th में पढ़े थे। याद है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको करा ही रहा हूँ दोबारा। तो ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन था, जिसमें इस क्वेश्चन में दो अलग अलग गारंटी है। एक गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर और एक गारंटी है जो कि गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से क्वेश्चन फेमस है ये। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी ये अलग है। इसमें हम लोग बैक डेट से अपने मैनेजर को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They employed C as their manager to whom they paid a salary of rupees 750 per month. उन्होंने, उनका कोई मैनेजर है सी जिसको वो 750 पर मंथ की सैलरी देते हैं। C had deposited rupees 20,000 on which interest was payable at the rate of 9% per annum. जो सी हमारा ये मैनेजर है ना, उसने हमारे पास 20,000 डिपॉजिट रखवाया हुआ है जिसपे कि हम उसको 9% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी देते हैं। एट द एंड ऑफ 1998 आफ्टर डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है उसके बाद, इट वाज डिसाइडेड दैट सी शुड बी ट्रीटेड एज मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1995। हम खड़े हैं 1998 के भी एंड में, लेकिन हमने उसको एडमिट किया एज अ पार्टनर कहां से? 1995 से। इसे कहा जाता है, जब आप बैक डेट से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसे कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली करना। रेट्रोस्पेक्टिवली आपने अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को पार्टनर बना लिया। इस टॉपिक का नाम ही है व्हेन मैनेजर इज एडमिटेड एज अ पार्टनर रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस बैक डेट से। अब कितना बैक डेट हो गया? 1995, 1996, 1997, 1998, 4 साल। 4 साल के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ये एज्यूम करते हुए, एज्यूम क्या कि एक्चुअल फिगर थी कि वो हमारा मैनेजर था, लेकिन अब हमें क्या एज्यूम करना है कि 4 साल से वो हमारा मैनेजर नहीं था, हमारा पार्टनर था। डन। तो उसे हम क्या देंगे? अगर हमारा वो पार्टनर था, हम उसको 1/6 शेयर देंगे प्रॉफिट में। और हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर एज कैपिटल, उसके डिपॉजिट को उसकी कैपिटल समझा जाए, जिसपे कि उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाए पर एनम। फर्म का प्रॉफिट या लॉस पिछले 4 साल में ये है। 1995 में प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, ये लॉस और ये प्रॉफिट। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। आपको जनरल एंट्री बतानी है कि क्या इफेक्ट करोगे आप इसका। चलिएगा, हालांकि देखोगे तो ये कहीं गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, क्या भरोसा क्या आ जाए, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ आपको।
आंसर नंबर 14। जर्नल के लिए जगह छोड़ देता हूं और यहां आता हूं नीचे वर्किंग नोट। देखो ध्यान से, ईयर, प्रॉफिट या लॉस, सैलरी एज मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइनल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, पहले मैं ईयर लिख लेता हूं यहां पे, 1995, 1996, 1997 एंड 1998। इनके प्रॉफिट लिख लो, 59, 62, 600, 59, 62, 600, 4000 का लॉस है, 78,000। मैनेजर को सैलरी कितनी देते थे हम लोग, 750 पर मंथ। तो 750 इंटू 12, यानी हर साल की सैलरी है 9,000 जो हमने उसको पे की होगी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हम उसको कितना देते थे, 9% देते थे 20,000 का। 1,800 रुपये का हर साल हम उसको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करते होंगे। लेकिन अगर मैं उसको अपना पार्टनर मान लूं तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 1,200 मिलना चाहिए था। ठीक है जी। अब फाइनल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैं इसको 1 मान रहा हूं, 2, 3, 4। फाइनल प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि अगर हमने उसको किसी साल में यानी 1995 में हमने उसको सैलरी दी और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिया, लेकिन अगर मैं एज्यूम करता हूं कि वो मेरा मैनेजर नहीं था, मेरा पार्टनर था, तो क्या मुझे उसे सैलरी देनी थी, नहीं। क्या मुझे उसे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देना था, नहीं। मुझे उसे क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 1 जो मेरा प्रॉफिट है उस साल का, और उस प्रॉफिट में से एज अ मैनेजर वाला एडजस्ट हो रखा होगा, तो वापस ऐड करो सैलरी मैनेजर वाली और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाला, और माइनस करो जो हमने उसे पे करना चाहिए था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको। तो 59, अब ये 59 का मेरा 1995 का प्रॉफिट था, तो इसमें से मेरी सैलरी माइनस हो रखी होगी, उसे वापस ऐड करो, 1,800 वापस ऐड करो और माइनस कर दो जो मुझे उसे देना है 1,200, 68,600। ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा। एक्चुअल प्रॉफिट से मेरा मतलब है वो प्रॉफिट जो कि निकलेगा कब, अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि वो मेरा पार्टनर था। नेक्स्ट, 62,600 प्लस 10,800 माइनस 1,200, 72,200। थर्ड ईयर में देखो आपका ना 4,000 का लॉस था, लेकिन इसमें जैसे ही मैं प्लस करता हूं 4,000, 10,800, तो 6,800 बचता है, माइनस 1,200, तो 5,600 आ गया। 78 प्लस 9 प्लस 1,800 माइनस 1,200, 87,600। ये इसका फाइनल प्रॉफिट है। टोटल करो, प्लस 5,600 प्लस 72,200 प्लस 68,600, 2,34,000 का प्रॉफिट आ गया। इसके आगे 234 मेरा प्रॉफिट आ गया अगर मैं उसको अपना पार्टनर मानता हूं तो। अब अमाउंट रिसीव्ड एज मैनेजर, मैनेजर के तौर पर उसको क्या क्या मिला, 4 साल सैलरी मिली 36,000, और 4 साल आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिला 7,200। तो उसको सैलरी मिली 36,000 4 साल तक,
और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिला 7200, तो टोटल उसको मिला 43,200। एज अ पार्टनर उसको क्या क्या मिलेगा? एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ध्यान से देखना। एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा उसको मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट 2,34,000 इंटू क्या शेयर दिया गया है हमारी तरफ से उसको 1/6, तो 234 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 39,000, 43,800। तो ज़्यादा फर्क नहीं है सर, 600 का एक्सेस है, सिर्फ एक्सेस टू बी बोन बाय। अब ये उसे कौन देगा? कुछ लिखा है इसके बारे में? नहीं। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फर्म देगी, फर्म यानी बचे हुए पार्टनर ए और बी 3:2 की रेशियो में, बोन बाय ए एंड बी इन 3:2। तो अगर मैं 600 को 3:2 में करूंगा तो ये आएगा 360 एंड 240। तो ये 360 एंड 240 आप काटेंगे ए और बी की कैपिटल में से। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 600, 360, 240 being amount paid to C। लो जी, ये जर्नल थी और ये उसका वर्किंग नोट था। एक बार नोट कर लो, पोज एंड नोट। मेन तो ये वर्किंग नोट है आपके पास। ठीक है जी, मोटा मोटा हमारा कंप्लीट हो गया पहले वाला चैप्टर, यानी फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं। हालांकि ये लास्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था इसमें तो कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। गारंटी हो गया। अच्छा, अगर आप कॉमर्स से है ना, तो आपने एक 12th क्लास में टॉपिक इस चैप्टर में और पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से हम उसको जानते थे। तो यहाँ वो टॉपिक आपके पास नहीं है, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट आपके पास जो एरर वाला होता था वो यहाँ पर नहीं है। इसके क्वेश्चंस आप जरूर देख लेना, मैं क्वेश्चंस अगर आपके साथ डिस्कस करूं। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको भी आप देख लो, कहाँ गया वो। कहाँ गया भाई, है क्या? नहीं। तो सही यार। हम्म, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, एरर वाला क्वेश्चन होता है, हालांकि आने के चांसेस कम रहते हैं इसके, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ, इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। ये वीक, एबल, लेजी 3 पार्टनर है, ये रेशियो गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% है। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट अलाउड या चार्ज नहीं होगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1 जनवरी को। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 10/5 और ये डेबिट गिवन है। ड्राइंग्स गिवन है 15, 10 और 10, पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है, ध्यान रखना, पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है, एनुअल ड्राइंग गिवन है आपको। ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ 2016 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन।
अब कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां आपको ठीक करनी है। कुछ गलतियां हुई हैं, वो गलतियां आपको ठीक करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट आपका है कितना, 60,000, इसको ध्यान से देखना बस। 60,000। पहली गलती क्या हुई है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वीक, जो कि एक पार्टनर है 750, हैज बीन चार्ज टू मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने किसी पर्सनल का, यानी उसकी पर्सनल कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, उसकी पेमेंट की, और वो गलती से फर्म ने अपना खर्चा बना लिया। क्या वो हमारा खर्चा है? नहीं, तो उसे वापस ऐड करो। रिपेयर ऑफ मशीनरी 10 has been debited to plant account and depreciation thereon charge 20%। सर आपने रिपेयर किया था तो वो खर्चा था, लेकिन आपने उसे खर्चा ना बनाकर क्या कर दिया, आपने उसे प्लांट में ऐड कर दिया, और गलती से आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी 2000 की। टू थाउजेंड की। अब अगर आपने 2000 की डेप्रिसिएशन लगाई तो वो भी गलत है, उसे वापस ऐड बैक करो। और 10,000 जो हमारा खर्चा होना था लेकिन हमने खर्चा नहीं किया, हमने उसको गलती से प्लांट में कैपिटलाइज कर दिया, तो उसे अपना खर्चा शो करो। तो जिसे खर्चा शो करना है वो माइनस हो गया, और जो गलती से खर्चा दिखाया गया डेप्रिसिएशन, लेकिन वो खर्चा है नहीं, वो ऐड बैक हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे 3,000 के एबल के, जो कि हमारा पार्टनर है, उसको भी गलती से हमने अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना लिया, तो ये भी हमारा खर्चा नहीं है, इसको भी वापस ऐड बैक करो। अब आपके पास करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा 60 प्लस 750 माइनस 10 प्लस 5, 55 750 निकल कर आएगा। बस एक चीज का और ध्यान रखना कि ड्राइंग में भी चेंजेस आएंगे। ये वीक की ड्राइंग में ऐड होगा 750, और ये ट्रैवलिंग वाला एबल की ड्राइंग में ऐड होगा 3000। आ जाओ, मैं इसका आंसर आपको गिवन है उसी में दिखा रहा हूँ। मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। ये देखो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 55750 जो मैंने निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लोगे, ये टोटल आ गया। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेना, ये पहले आपको गिवन थी, इसका 750 का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो इसकी ड्राइंग बनेगी, और 3000 का इसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो इसकी ड्राइंग बनेगी। तो ये टोटल एनुअल ड्राइंग हो जाएगी, जिस पर आप 6/12 लगाते हो। याद है ना आपको, अगर पूरे साल की ड्राइंग एक साथ गिवन है और पर एनम गिवन है तो 6/12 लगेगा। तो 630 520 और 400, ये आप यहाँ शो कर दोगे, 630 520 और 400। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा, वो आपने डिवाइड कर दिया तीनों में। बस फिर इसमें आपको करंट अकाउंट बनाना था, तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको इन दोनों का क्रेडिट है, इसका डेबिट है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आपका प्रॉफिट का शेयर, ये आपकी ड्राइंग्स, ये आपकी एडिशनल ड्राइंग्स, और ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये आपका लास्ट में बैलेंस। बस एक क्वेश्चन आपका ये गिवन था इसमें, और एक क्वेश्चन इसमें आपका कुछ ऐसा है कि राम और रहीम पार्टनर हैं। एज राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग ईयर फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड, द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म रतन, जो हमारा अभी तक क्लर्क था यानी मैनेजर था, उसको एडमिट किया गया एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 एंड बिकम एंटाइटल्ड टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनअल्टर्ड। बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर रतन को सैलरी मिलती थी 500 पर मंथ, और कमीशन मिलता था 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ किया था। और ये प्रोवाइड किया गया था शेयर ऑफ रतन प्रॉफिट एज पार्टनर, पार्टनर के तौर पर जो उसका शेयर प्रॉफिट है अगर वो ज़्यादा है जो उसे पहले मिलता था उससे, तो शुड बी टेकन, वो राम का शेयर में से ले लिया जाएगा। ये आपको प्रॉफिट गिवन है, तो सेम चीज़ है भाई, हमने किया हुआ है, आप दोबारा देखोगे तो आप समझ जाओगे। सैलरी मिलती थी 500 पर मंथ, और ये कमीशन कैसे निकली, ये इसमें से सैलरी माइनस रेट अपॉन 100 प्लस रेट 10,000। लेकिन अगर हम उसे अपना पार्टनर बनाएंगे तो उसको सिर्फ 1,10,000 का 1/10 देंगे, यानी 11,000, 1,000 ज़्यादा है। वो 1,000 किससे लिया जाएगा, वो राम से लिया जाएगा। 1,10,000 इन्होंने डिवाइड किया, फिर इन्होंने 3/5 2/5 किया, वो आप देख लेना। बस जी, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। बस चलो, तो ये आपका चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला।
अब मैं आप लोगों के साथ इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो गुडविल का रहेगा। तो आइए गुडविल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ना हम लोग आप लोगों के साथ पार्टनरशिप की सेकंड यूनिट पे डिस्कस करेंगे जो है कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। और इस चैप्टर में ना दो पार्ट्स में कवर होता है ये चैप्टर। इसमें गुडविल की वैल्यूएशन भी होती है और गुडविल की ट्रीटमेंट भी होती है, दोनों इसी में कवर है। सर सवाल सबसे पहले ये उठता है कि सर गुडविल क्या होती है। सोचो सर गुडविल क्या होती है। गुडविल आप लोगों ने सुना है पहले भी, नॉन कॉमर्स हो या कॉमर्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, गुडविल तो आपने पहले सुना है। मैं बोलता हूं कि गुडविल क्या है। गुडविल मैं बोलता हूं भाई गुडविल क्या है। गुडविल इज नथिंग, ना ना यहाँ खत्म नहीं करता, आगे बोलूंगा। गुडविल इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। कहता है गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक उम्मीद है, एक आशंका है। दैट योर ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। कहता है गुडविल क्या है। गुडविल कुछ नहीं है सर, गुडविल सिर्फ एक आशंका है, एक उम्मीद है कि जो आज आपका कस्टमर है भविष्य में लौट कर भी आपके पास ही आएगा। यही गुडविल है बस। अब हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि भाई गुडविल क्या है। गुडविल एक रेपुटेशन है। गुडविल क्या है। गुडविल एक रेपुटेशन है। कहता है गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। फर्म आपने कई बार सुना नहीं, हम लोग बोलते हैं यार फलाना की ना नाम बोलता है, उस बंदे का मार्केट में नाम चलता है, वो टीचर का उसका नाम चलता है मार्केट में। अब नाम चलता है डजंट मीन कि कोई नाम चल रहा है उसका मार्केट में। नाम चलता है मीन्स व्हाट कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी के पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, टीचर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये उसकी रेपुटेशन है। और वही रेपुटेशन हम लोग अकाउंट्स में या बिजनेस की भाषा में बोलते हैं कि वो क्या है, उसकी गुडविल है। Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit. अब एक होता है सर नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट और एक होता है उससे ज्यादा। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या उससे ज्यादा क्या होता है, देखो मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूं, मैं बात करता हूं कोचिंग इंडस्ट्री की। मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करता हूं और इस कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने भी अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट मैंने भी अपना एस्टेब्लिश किया है इस कोचिंग इंडस्ट्री में। और जब मैंने इसकी रिसर्च की थी ना, तो मैंने ये पाया था कि जितना भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसका 10% आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ये 10% कहलाता है NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप जितना पैसा लगाओगे उसका 10% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 10 लाख लगाते हो तो पहले साल में 1 लाख कमाओगे। अगर आप 20 लाख लगाते हो तो पहले साल में 2 लाख कमाओगे। अगर आप 30 लाख लगाते हो तो पहले साल में 3 लाख कमाओगे। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट था। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 15 लाख इन्वेस्ट किया सर। तो उस 15 लाख का 10% मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था, जो मैं एक्सपेक्टेड था कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट होगा, वो था 150। लेकिन एक्चुअली जो मैंने प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट जो मैंने एक साल बाद कमाया इन 1 ईयर, सर वो कमाया 185। मैंने ज्यादा कमा लिया। तो ये जो मेरा फालतू का प्रॉफिट है ना 35,000, इसको कहीं ना कहीं हम लोग नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट। बाद में काम आएगा भी हमारे। नॉर्मल समझ आया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझ आया, कैपिटल जो इन्वेस्ट करोगे उस पर कितना कमा लेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है।
हमने एक्चुअली कितना कमाया, वो ज्यादा कमा लिया। तो जितना ज्यादा कमाया वो ज्यादा क्यों कमाया, शायद हमारी गुडविल अच्छी थी, शायद हमारी गुडविल अच्छी थी। अब ऐसा तो नहीं है ना सर, मान लो मेरे अलावा उसके इंडस्ट्री में कोई टीचर बैठे हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, बहुत अच्छा, पुराने टीचर हैं उनका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, तो ऐसा क्या थोड़ी है कि वो भी 10% कमाएंगे सर। हो सकता है उन्होंने 15 लाख लगाए थे किसी टाइम पर, लेकिन आज वो हर साल जो है वो 24-25 लाख कमा रहे हैं, तो ये उनकी गुडविल का पैसा है। तो आप नॉर्मल से जितना ज्यादा कमाओगे वो आपकी गुडविल का पैसा है। Goodwill is value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit. Normal rate of profit से जितनी ज्यादा की आपको उम्मीद है वो आपकी गुडविल कहलाती है। In simple terms, goodwill is nothing more than the probability that old customer will resort to the old place again and again. आप मेरे से फाउंडेशन की क्लास ले रहे हो, आपको क्लास अच्छी लगी, आपने सीए इंटर अकाउंट्स की क्लास भी सुमित त्यागी सर की ली, ये मेरी गुडविल बनी। आपसे किसी ने पूछा कि भाई फाउंडेशन की कोचिंग लेनी है, किसकी क्लास लूं, आपने कहा अकाउंट्स की क्लास सीए सुमित त्यागी सर की ले लो, ये मेरी गुडविल बनी। अब फाइनल में आए, फाइनल में आपको अकाउंट्स पढ़ना था, आपको सीए इंटर का अकाउंट्स भी मेरा अच्छा लगा, फाउंडेशन का भी लगा, तो बार बार मेरा कस्टमर लौट कर मेरे पास आ रहा है, ये मेरी गुडविल है। द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मीन बाय द टर्म गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होता है। जब मैंने आपके साथ एसेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी स्टार्टिंग लेक्चर्स में, तो मैंने आपको बताया था कि एसेट के दो टाइप है, टेंजिबल एक इनटेंजिबल। ये इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, फील, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फिजिकली, इवन देन इट इज वेरी रियल, जबकि तब भी वो रियल होता है। अच्छा, अब कुछ केसेस हैं कि ये गुडविल की वैल्यूएशन क्या हम लोगों को हर साल करनी होती है? नहीं बच्चे, गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल की वैल्यूएशन मैं आपके साथ बोलूं तो गुडविल की वैल्यूएशन आपको इन्हीं 4-5 केसेस में करनी होती है। जब आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो, तब आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हो, तब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, तब या फिर जब आप बिजनेस को डिसॉल्व बंद करते हो या बेचते हो किसी को, तब। मेथड्स भी होते हैं इसके अलग अलग, हम लोग आगे देख लेंगे। ये तो सेम बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपके बिजनेस की गुडविल किस किस चीज पे इफेक्ट, किस किस पॉइंट पे जो है वो डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, आप अपनी सर्विसेज या क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है उस पर, आपकी पर्सनल रेपुटेशन ओनर की कितनी अच्छी है उस पर, लोकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस कितनी अच्छी जगह पर है। अब जैसे अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूं, मान लो मैं दिल्ली की बात करता हूं और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता हूं, तो मेरी पहला टारगेट क्या होगा कि भाई बच्चा मेरे तक पहुंचे आराम से। ऐसा ना हो कि मैं उसे फ़ोन पे रास्ता समझाए जा रहा हूँ, समझाए जा रहा हूँ, समझाए जा रहा हूँ, वो आएगा ही नहीं। तो जितना नियरेस्ट होगा मेट्रो स्टेशन, मैंने, आपने पूछा सर कहाँ पर आना है, मैंने बोला कि सर फलाना कोई भी मेट्रो स्टेशन, मैंने बोला, मान लो मैंने बोला लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा बोर्ड है, गेट नंबर 3 से एग्जिट करना। सिंपल लोकेशन हो गई सर। सॉरी। पोजेशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट, डेट एग्जाम्पल मेन एजेंट ऑफ द पर्टिकुलर व्हीकल लाइक मारुति कार बजाज। आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में डील करते हो, ट्रेडमार्क आपको अच्छे लेने चाहिए, पेटेंट्स लेना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी गुड्स रखनी चाहिए, लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, बस। अच्छा, इसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी जिक्र होगा। ये AS 26 इस पे लगता है, AS 26 अप्लाई होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल पे। तो ये सब तो उसके लिए है, ये आपके काम का नहीं है अभी। मैं देख रहा था कि कहीं पर कुछ गिवन हो। मेथड्स क्या क्या हैं गुडविल वैल्यूएशन के? एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज में भी ना दो होते हैं बच्चे, एक सिंपल और एक वेटेड एवरेज। फिर आता है सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट बेसिस में दो तीन तरीके से निकलता है, या तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, या एन्युटी बेसिस से, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
अब अगर मैं आपके साथ एवरेज प्रॉफिट बेसिस की बात करूं तो बहुत सिंपल होता है। लेट अस सपोर्ट अ पार्टनरशिप फर्म। पिछले 5 साल कुछ है नहीं इस चैप्टर में, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी निपटाऊंगा। पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको गिवन है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। इस चीज का ध्यान रखना। ये है ना सर सिंपल और वेटेड। वेटेड कब लगाओगे? ओनली इफ देयर इज अ ओनली इफ देयर इज अ ट्रेंड। ट्रेंड कोई सा भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ट्रेंड से मेरा मतलब है कि प्रॉफिट रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपके पास, इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इट इज बेटर टू गिव मोर वेट टू द प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर देन दोज ऑफ द अर्लियर। बट इफ देयर इज नो क्लियर ट्रेंड, इट इज बेटर टू गो बाय सिंपल एवरेज मेथड। ये आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा कि एवरेज मेथड से निकालना है तो सिंपल एवरेज लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है। ये आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये आपको खुद देखना है। और खुद कैसे देखना है कि ट्रेंड क्या बोलता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे 30, 40, 50, 60, 70, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आप क्या करोगे? आप वेट दोगे 1, 2, 3, 4, 5। और ऐसा नहीं है, मान लो ये उल्टा होता 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, तो क्या हम वेट उल्टा दे देते 5, 4, 3? नहीं, वेट हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेगा। जो भी आपका पहला साल होगा 1, फिर 2, फिर 3, ये ऐसे ही चलेगा। आप इस प्रॉफिट को इस वेट से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका टोटल हो जाएगा। प्रोडक्ट वेट का टोटल हो गया 850। इस 850 को आप इस 15 से डिवाइड करोगे, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। जिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि गिवन है। बेसिकली नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब होता है कि अगर मैं आज किसी की गुडविल परचेज कर रहा हूं तो कितने टाइम तक मुझे उसकी गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, यानी ज़्यादा मेहनत ना करने के बावजूद भी मैं उसके नाम पर पैसा कमा सकता हूं। हम्म, कहाँ थे हम लोग? मैं आपको सारे के करके एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। तो मैंने आपके साथ ये वेटेड एवरेज लिया। एग्जाम्पल पास्ट एक्टिविटी दी हुई है पिछले की 50, 40, 52, 48, 56। अब देख रहे हो आप कोई ट्रेंड है? यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है। तो आप चारों पांचों को प्लस करो, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, सीधा सिंपल एवरेज निकाल लो और उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने आपको बताया क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये तो मेरा एक था जहां पे मैंने आपको एवरेज बताया, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। और ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने आपके साथ ये एग्जांपल नहीं डिस्कस किया था और इसमें निकाला था हमने कि भाई मुझे 150 मेरा नॉर्मल था लेकिन एक्चुअल 185 कमा गया, तो 35,000 जो है वो मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया था। तो वही है ये। तो एक्चुअल जो आपने कमाया वो माइनस कर दो नॉर्मल से। एक्चुअल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दोगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कुछ खास नहीं है इसमें। लेट अस सपोज कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 25। एवरेज यानी एक्चुअल जो आपने कमाया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 20%, तो 1 लाख का 22% आप लगाते तो 22,000 आपको कमाना चाहिए था। बट आपने 25 कमाया तो 3,000 आपका सुपर प्रॉफिट है।
अब नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है तो 3000 इंटू 5 कर दो, 15,000 आ गया। थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल भी है आपके पास, जहां पर आपने ए बी सी टोटल कैपिटल लगाई 4.5, फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है पिछले 4 साल में, इनका एवरेज कर लेना तो एवरेज आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और आपको गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, 4.5 लाख का 15% देख लो कितना होगा, ये आपका नॉर्मल आ गया। एवरेज कैसे करा आपने, इन तीनों चारों को प्लस करो, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 120 270 प्लस 1,03,70 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया एवरेज कह लो या एक्चुअल कह लो। 92 माइनस 67,500, 25,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 थे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 आ गया। ये तो था सुपर प्रॉफिट में अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर के थ्रू करना है। एक होता है सुपर प्रॉफिट में अगर एन्युटी मेथड के थ्रू करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तब भी आपने एन्युटी मेथड नहीं पढ़ा है 12th में, तो ये इंपॉर्टेंट है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज डेट टाइम फैक्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड। टाइम वैल्यू होती है सर मनी की ना, टाइम वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मान लो आज की डेट पे मैं कुछ परचेज करने गया, मैं एक स्वीट शॉप पे गया, मैंने उसको बोला कि भाई ये वाली जो मिठाई है कितने की है, उसने बोला 100 रुपीज़ kg, 1 किलो आपको 100 रुपये की मिलेगी। मैंने कहा 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी हूँ मैं कहाँ से लाऊंगा, मैंने नहीं खरीदी सर। मैं घर आया, मैंने उस 100 रुपये को जो मेरे को दिए थे मेरे घर वालों ने, जिससे मैं मिठाई खरीदना चाहता था लेकिन मैंने नहीं खरीदी, मैंने लाकर वो अलमीरा में रख दी। साल दर साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गए, मैं उन 100 रुपये को भूल गया। लेकिन अब 5-6 साल बाद मैंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, मेरे को 100 रुपये की ज़्यादा टेंशन अब है नहीं। तो मैं एक दिन सफाई कर रहा था दिवाली की, तो मैंने देखा यार 100 रुपये रखे हैं। मैं वापस उसी स्वीट शॉप पे गया और मैंने वापस वही मिठाई पूछी। वही अंकल जी बैठे थे, मैंने पूछा सर अंकल जी ये मिठाई 1 किलो चाहिए, कितने की है? मुझे तो पता था 100 रुपये किलो है, लेकिन अंकल ने बोला कि ये 250 रुपीज़ kg है, 250 रुपये किलो। अंकल जी झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं अंकल जी को बोलूँ अंकल जी आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी आया था मैं आपके पास, आप बोल रहे तो 100 रुपये किलो है। कह रहे बेटा कब आए थे? मैंने कहा अभी आया था अंकल जी 5.5 साल पहले। कह रहे बेटा 5.5 साल पहले में तो 100 रुपये की वैल्यू कुछ और थी और आज 100 रुपये की वैल्यू कुछ और है। तो इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सीए इंटर में आप इस पे पूरे चैप्टर्स, पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, कि जो 1 रुपये की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी वो 1 रुपये की वैल्यू आज नहीं है। ऐसा क्यों? मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूँ कि जो समय होता है, समय पैसे की वैल्यू को खा जाता है। तो जब मैं परचेज नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड के थ्रू करता हूँ तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखी जाती या कंसिडर नहीं की जाती, जो कि गलत है। Although it was expected that super profit would be earned in 5 future year, भाई मुझे लग रहा है नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गए 5, कि मुझे उम्मीद है कि मैं यही सुपर प्रॉफिट अगले 5 साल तक कमाऊंगा। लेकिन जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आज, मान लो आज मैं कमा रहा हूँ 10,000, अगले साल भी 10 कमाऊंगा, उससे अगले भी, तो आज के 10,000 को अगले साल के 10,000 से कंपेयर थोड़ी कर लूंगा। आज के 10,000 की वैल्यू ज़्यादा होगी, कल उसी 10,000 की वैल्यू कम हो जाएगी, परसों उसी 10,000 की वैल्यू और कम हो जाएगी, फोर्थ ईयर में उसी 10,000 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, फिफ्थ ईयर में आते आते उसी 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू घटती चली जाएगी। इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। अब इसको कैसे करना है सर? सेम सेम प्रोसीजर है। ये आपका 5 साल का प्रॉफिट हो गया, आपको निकालना है डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। आपको निकालना है डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। अब ये कैसे निकालोगे? देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15/100 यानी 0.15। तो 1 आपको दिखेगा तो नहीं ना शायद इतनी दूर से, अगर दिखेगा तो देख लो, एक बार देखूं आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख जाएगा। आप इसमें देखो 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कैलसी आपको यही वाला चाहिए होगा, नॉर्मल वाला 100 रुपये वाला सिटीजन वाला ही आपको चाहिए होगा। कैसियो का होगा तो उसमें ये चीज़ें आराम से काम करती नहीं है।
1 डिवाइडेड बाय 1.15। ये 1.15 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इक्वल टू दबाओ एक बार तो आप पाओगे 0.8695, ये रहा। फिर दोबारा से इक्वल टू दबा दो, ये दूसरा आ गया 0.7561, ये आया ना, हाँ। फिर तीसरी बार इक्वल टू दबा दो, ये आ गया। फिर इक्वल टू दबा दो, ये आ गया। फिर इक्वल टू दबा दो, ये आ गया। कुछ इस तरीके से चलता है ये। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपए की वैल्यू मैं 1 साल बाद देखूंगा तो सिर्फ लगभग 87 पैसा रह जाएगी, 87 पैसा। 2 साल बाद उसी 1 रुपए की वैल्यू 75 पैसे रह जाएगी। 3 साल बाद उसी 1 रुपए की वैल्यू 65 पैसा, 65 पैसा रह जाएगी। 4th ईयर एंड पे उसी 1 रुपए की वैल्यू 0.57 पैसा रह जाएगी। और 5वें साल के एंड पे उसी 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 50 पैसा रह जाएगी। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 साल बाद जो आप 3000 ले रहे थे, 3000 की वैल्यू 3000 नहीं है, इतनी है, ये इतनी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये आएगी आपकी अब गुडविल। ये वाली है। अगर परचेज ईयर से चलते तो 15000 थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें हमने टाइम वैल्यू कंसिडर किया है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, कहता है गुडविल कैलकुलेट करो एन्युटी मेथड से सुपर प्रॉफिट। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये आपका नॉर्मल निकल जाएगा यहाँ से 48 माइनस 65, सुपर प्रॉफिट आ गया 17। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर, तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जैसे मैंने ये सारे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करे थे ना, मैं लास्ट में इसमें जीटी दबा दूंगा तो 3.352 आ रहा है। ये डायरेक्ट आपको गिवन भी है यहाँ पर 3.352। 1 डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और लास्ट में जीटी दबा दो तो वो टोटल कर देता है। क्योंकि ये वाला जो सुपर प्रॉफिट है वो सेम है ना, वो तो कांस्टेंट है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा। तो 3000 इंटू दिस, ये आ गया आपके पास। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये गिवन है, तो आपने डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला इन्होंने साथ ही साथ कंप्लीट कर दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। सुपर प्रॉफिट था 17,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 12% से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है जी। और चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इलस्ट्रेशन भी इसी के देखेंगे, इसी से कंप्लीट करेंगे हम इसको ना। ज़्यादा है नहीं, 2-4 इलस्ट्रेशन होंगी, उसके बाद आगे ट्रीटमेंट होंगी। तो अभी यहीं रोकता हूँ मैं इसको, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चे। इसको यहाँ तक आप रिवाइज कीजिएगा प्लीज़।